नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। याद कीजिए मार्च 2019 से 20 के बीच का वक्त सड़कों पर सन्नाटा होता था। चारों तरफ कोरोना का कहर था। लोग अपनों में ही दुश्मन देखने लगे थे। कोरोना के मरीजों को अपने ही अकेला छोड़ने लगे थे। उस वक्त अगर कोई महामारी से लड़ रहा था, उसको हरा रहा था, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहा था, मरीजों को बचा रहा था, अपने परिवारों को नजरअंदाज करते हुए देश की और प्रदेश की सेवा कर रहा था, वो डॉक्टर थे। और उस वक्त सभी को समझ में आया था कि क्यों उन्हें धरती का भगवान कहते हैं। आसमान से उनके ऊपर फूलों की बारिश की गई थी, सम्मान दिया गया था। लेकिन अब कोरोना चला गया, लोग अपनी जिंदगी में लौट चले हैं और डॉक्टर पहले की तरह आज भी जिंदगियों को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर इलाज के दौरान किसी की मौत हो जाए तो क्या डॉक्टर हत्यारा हो गया? क्या डॉक्टर पर धारा 302 में मामला दर्ज कर दिया जाएगा? धरती के भगवान को क्या एक ही पल में दुश्मन बना दिया जाएगा और उसके खिलाफ प्रदर्शन होंगे? उसको गिरफ्तार करने की मांग इतनी पुरजोर की जाएगी कि आत्महत्या वो कर ले। सवाल यह है कि अब डॉक्टर की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या धारा 302 में किसी डॉक्टर के खिलाफ इस तरीके से मामला दर्ज करना सही है? क्यों धरती के भगवान को ही जान बचाने की जंग को हारने के बाद खुद की जिंदगी की जंग को हारने पर मजबूर होना पड़ा? आज बात इसी मुद्दे पर। इतनी दुखद है कि कुछ कह नहीं सकते। एक थोड़ी सी लापरवाही के कारण एक महिला को सुसाइड करना पड़ा। पुलिस को 302 में मामला दर्ज नहीं करना चाहिए था, जांच में रख लेना चाहिए था। एक प्रसूता का इलाज करते हुए डॉक्टर बच्चे को बचा लेती है लेकिन मां को नहीं बचा पाई, तो क्या डॉक्टर हत्यारी हो गई? तो क्या डॉक्टर ने जानबूझकर महिला की जान ले ली? क्यों 302 में मामला दर्ज किया गया? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निमिषा गौड़ जी, कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, हमारे साथ निजी अस्पताल एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर विजय कपूर जी मौजूद हैं और पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी मौजूद हैं। विजय कपूर जी, चर्चा आपके साथ सर। इस घटना के बाद क्या निजी अस्पतालों में डॉक्टर एक क्रिटिकल कंडीशन में किसी मरीज का इलाज कर पाएंगे? कोई डर बैठा कि ऐसा ना हो कि बाहर से फिर दबाव बने और डॉक्टर के खिलाफ 302 का मामला दर्ज कर दिया जाए, उसे पल भर में आत्महत्यारा या कहें कि हत्यारा उसको घोषित कर दिया जाए? धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जो भी पिछले 2 दिनों में घटनाक्रम घटित हुआ है बहुत ही दुखद और झकझोर देने वाला है। हम अभी तक हतप्रभ हैं कि ये कैसे हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड हुआ है। और आपने जो अभी सवाल किया बिल्कुल रेलेवेंट है, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब जो स्थितियां बन रही हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट्स हैं उसमें से आधी, लगभग आधी गायनेकोलॉजिस्ट्स आर नॉट डूइंग ऑब्स्टेट्रिक वर्क। ऑब्स्टेट्रिक वर्क मतलब डिलीवरी एंड सिजेरियन सेक्शन से रिलेटेड जो भी काम है वो आधी, लगभग आधी गायनेकोलॉजिस्ट्स प्राइवेट सेक्टर में जो हैं उन्होंने करना बंद कर दिया है। वो इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिस में जो कॉम्प्लिकेशंस रेट होते हैं और जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ज़्यादा होती है और कई बार कॉम्प्लिकेशंस इतनी घातक हो जाती हैं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल बेस्ट एफर्ट्स मरीज को नहीं बचाया जा सकता। वही चीज़ इस केस में हुई है। जो पेशेंट थी, 3rd ग्रेविडा थी, उसका सिजेरियन सेक्शन हुआ। सिजेरियन सेक्शन के बाद डिलीवरी होने के बाद पेशेंट के पीपीएच हुआ, पोस्टमार्टम हैमरेज हुआ, जो कि मेडिकल लिटरेचर में बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन माना जाता है, जिसमें मरीज़ की जान बचाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी पूरे प्रयास किए गए लेकिन मरीज़ को नहीं बचाया जा सका। उसके बाद पुलिस ने फॉर वॉट एवर रीजन सेक्शन 302 जो लगाया वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस और निर्देशों की सरासर अवहेलना है। 302 का मतलब मर्डर, यानी डॉक्टर ने मरीज का मर्डर कर दिया। इज इट पॉसिबल? और इंटेंशनली सर, इंटेंशनली मर्डर कर दिया। ये किसी सूरत में जायज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इसे नाजायज मानता है और ये किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये धारा क्यों लगाई गई, किसके दबाव में लगाई गई, मैं नहीं जानता, लेकिन पुलिस ने जो किया बिल्कुल गैर कानूनी और गलत है। ठीक है, योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ है। योगेंद्र जोशी जी, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा मामला देखा जिसमें एक डॉक्टर इसलिए आत्महत्या कर रही है क्योंकि उसके हाथों
से जिसकी जिंदगी बचनी थी उसने पूरी कोशिश की, बच नहीं पाई और उसी डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर दिया गया। पहला केस मुझे लग रहा है सर, क्या इससे पहले आपने अपने पूरे कार्यकाल में कभी इस तरीके का केस देखा? देखिए विजेंद्र जी, मैंने केस तो देखे हैं, मुकदमे भी दर्ज किए हैं, मुकदमे भी दर्ज होते देखे हैं, गिरफ्तार होते भी देखे हैं, लेकिन ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण में प्रोफेशनल पुलिसिंग नजर नहीं आई। इसके अंदर दिमाग लगाया ही नहीं गया कि मुकदमा किस धारा में दर्ज होना चाहिए था जी। 302 में तो मुकदमा दर्ज होता है, उसके विशेष तत्व वहां मौजूद होने चाहिए उनके सामने कि इन्होंने डायरेक्ट उसकी हत्या की है जी। ये तो मामला बनता ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा 304A में आप दर्ज कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पूरे इंडिया के, इन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग निर्णय देते हुए ये कहा गया है कि आप इसकी जांच कराएं, कमेटी निश्चित करें। और आप देखिए हमारे जो राजनेता हैं ये कुछ भी करने को राजी नहीं है। ये सिर्फ ये कह रहे हैं अभी आपके सामने कि साहब वो पुलिस वालों ने 302 में कर लियो। अरे भाई, तो आप क्या करते हो? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो निर्णय हैं, क्या आपने ऐसे कोई निर्देश जारी किए हैं क्या कोई आदेश जारी किए हैं क्या कि इस तरह से अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा कैसे दर्ज करेंगे? नहीं, लेकिन उसके लिए सर जरूरत क्यों है? जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, नेता अलग से क्यों करेगा? देखिए गाइडलाइन है तो उसने क्या कहा एसपी ने कि सरकार ने फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए कह रखा है इसलिए हमने कर दिया। ये इस प्रकार के जो एसपी हैं यही सरकार को डुबोते हैं। इन एसपी को ये पता नहीं है कि कहां क्या चीज बोलनी चाहिए जी। इन्होंने कैसे कह दिया कि फ्री रजिस्ट्रेशन की वजह से हमने दर्ज कर लिया, इसने अपना आईक्यू काम में नहीं लिया। और इस प्रकार के संवेदनशील मामले में एसएचओ अपने आप इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता। इसमें जरूर एसपी को जानकारी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये वो एसपी हैं जो डायरेक्ट डीवाईएसपी मतलब एएसपी से सीधे एसपी बन जाते हैं, इनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अलवर के प्रकरण में भी इसी तरह से हुआ था, जो उस लेडी एसपी ने जो है जो मर्जी पड़े जो मुंह से बोला। आज ये स्थिति इस एसपी ने की है कि इसने 302 का मुकदमा तो दर्ज होता ही नहीं है। अगर आप इतने भी देख लें तो 304A का आप कर लेते, लेकिन उस महिला के ऊपर कितना दबाव। दूसरा बताऊं आपको, बस दौसा से लेकर सवाई माधोपुर तक की बेल्ट में जितने अस्पताल हैं सबसे चौथ वसूली की जाती है। वहां ऐसे गैंग और ऐसे नेता मौजूद है जो वहां पर लोगों पे दबाव डालते हैं। आप बताइए, इसके अंदर मुझे जानकारी मिली कि महिला मरने वाले के डॉक्टर के बीच में लिखा पढ़ी तक हो गई होगी, ऐसी मुझे जानकारी मिली। वो लाश को लेके घर चले गए, फिर साथ तथाकथित लोग उसकी लाश को वहां से ला करके अस्पताल के बाहर, और फिर इतना दबाव कि वहां पर जो एसपी है वो दबाव में आ गए। ये मैं बिल्कुल गलत मानता हूं। इस प्रकार की राजनीति करने वाले या ऐसे राजनीतिज्ञ जिनसे प्रशासन नहीं संभलता है और इस प्रकार से एक नाजायज इस महिला को, डॉक्टर को अपनी जान देनी पड़ी, इससे बेटर है इन पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आरसी चौधरी जी, क्योंकि फर्स्ट इंडिया की संवेदना उस परिवार के साथ भी है जिसने बच्चों से उसकी मां को छीन लिया है, और उससे ज्यादा गुस्सा इस बात को लेकर कि एक डॉक्टर आत्महत्या करने को मजबूर हो गया है सर, और उन सबके पीछे वो 302 की धारा लग रही है जो लगाई गई है। इसकी कोई जांच होगी या नहीं होगी? विजय, निश्चित रूप से आपने बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न कहा। और फर्स्ट इंडिया की जो संवेदना है वो सिर्फ फर्स्ट इंडिया की नहीं, पूरे राजस्थान की वो संवेदना है जिसने, चाहे अपनी जो बच्चों ने अपनी माँ को खोया हो, चाहे हमने एक प्रतिभाशाली डॉक्टर जो गोल्ड मेडलिस्ट है उसको खोया हो। निश्चित रूप से कोई भी जो डॉक्टर है, आपने जिस बात का जिक्र किया, कोविड ही नहीं, चाहे किसी भी बीमारी हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, उस हर परिस्थिति के अंदर डॉक्टर धरती का भगवान मान के, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति नहीं, दुनिया में कहीं पे भी कोई भी जब डॉक्टर के पास में जाता है तो अपनी अंतिम उम्मीद लेके जाता है, और डॉक्टर प्रयास करता है कि उसका जो केस है सफल हो, उसको जीवन मिले उस व्यक्ति को। लेकिन कहीं ना कहीं जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से राजस्थान के लिए बेहद दुखद है। हमने एक प्रतिभाशाली डॉक्टर को खोया और हमने एक प्रसूता को खोया। प्रसूता निश्चित रूप से जो डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि एक क्रिटिकल पोजीशन में थी, हम लाख चाह भी, लाख प्रयास करके भी नहीं बचा पाते। मामला दर्ज कैसे हुआ विजेंद्र जी? ये निश्चित रूप से एक जांच का विषय है। इस जांच के लिए जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता के साथ में संभागीय आयुक्त की निगरानी के अंदर एक कमेटी का गठन किया है। तमाम तथ्यों की वो जांच की जाएगी और जो दोषी है उस पर कार्रवाई। जिले के जांच अधिकारी, जिले के चिकित्सा अधिकारी कहाँ थे जब ये सब हो रहा था?
जिले के जो चिकित्सा अधिकारी हो चाहे कहीं पे भी हो, जो कमेटी जो गठन किया गया है उसके अंदर उन तमाम जो तथ्यों की जांच की जाएगी। उसके अंदर जो जिले के जो चिकित्सा अधिकारी हो या कहीं दूसरे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हो चाहे किसी जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हो, उन सब की जो राय है वो जो महत्वपूर्ण हो सकती है, टेक्निकल राय जो डॉक्टर साहब ने कही, किस प्रकार से पीपीडी का जो उन्होंने जो जिक्र किया, पीपीएच का जो जिक्र किया, ये एक टेक्निकल टर्म्स हैं जो हेल्थ के जो लोग जानते हैं या कोई दूसरे जो लोग जानते हैं। अभी तक जिन पुलिस वालों ने मामला दर्ज किया या जिन्होंने दबाव बनाया, कोई तो जिम्मेदार होगा भी। सिर्फ हम उसको जिम्मेदार मान ले जिसने प्रदर्शन किया, सिर्फ वो जिम्मेदार हो गया सर इस केस में, जिसको नामजद कर दिया गया। विजेंद्र जी, निश्चित रूप से जहां पे कहीं पे भी देखिए नेग्लिजेंसी जो जिक्र किया, नेग्लिजेंसी जो हमारे जो पुलिस के अधिकारी उन्होंने कहा नेग्लिजेंसी सरकारी कर्मचारी अपने जो एक्ट को खो दिया है सर, और कमीशन को। देखिए मैं कह रहा हूं नेग्लिजेंसी में एक गोल्ड मेडलिस्ट को खो दिया हमने। हमारे साथ डॉक्टर अर्चना शर्मा के भाई जुड़ गए हैं, पवन शर्मा जी। पवन शर्मा जी, पहले तो मेरे पास शब्द नहीं जिसके साथ मैं संवेदनाओं को व्यक्त कर पाऊं, क्योंकि हमने पूरे प्रदेश ने एक ऐसी डॉक्टर को खोया जो ना सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट थी बल्कि अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देती थी। हालांकि ठीक है कि वो प्रसूता की जिंदगी को नहीं बचा पाई। उन्होंने जो कदम उठाया सर, क्या उससे पहले उनसे आपकी बातचीत हुई? सबसे ज्यादा पीड़ा किस बात की थी, प्रसूता की जिंदगी चली जाने की या फिर वो 302 लगा देने की, जिसकी वजह से एक गोल्ड मेडलिस्ट खुद को हत्यारी समझ रही थी? सर मेरे से पूछा क्या कुछ? जी आपसे पूछा पवन जी। सर एक बार सवाल फिर से दोहराएं, थोड़ा सा लाइन में क्लियरेंस नहीं था। आपकी अर्चना जी से बात हुई होगी इस कदम को उठाने से पहले, वो व्यथित किस बात को लेकर थी सर? इस बात को लेकर कि प्रसूता की जिंदगी को बचा नहीं पाई, या इस बात को लेकर कि अपने कर्म को पूरी निष्ठा से निभाने के बावजूद उनको हत्यारा घोषित कर दिया गया? सर सुबह में नाश्ता करने बैठे थे साथ में, बोली भैया धारा 302 लगा दिया। बोले क्या होता है धारा 302 रे? बोली अब मेरे को जेल जाना पड़ेगा, मेरे को कोर्ट जाना पड़ेगा। अब बोले कहीं नहीं जाना तेरे को, कहीं नहीं जाना तेरे को। हम लोग है ना, हम लोग सब कोई बैठे ना यहाँ पे, डॉक्टर साहब है, हम है, अंकल जी है, उसके ससुर जी के बारे में बोला, अंकल जी है, सब है, तुमको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग सब बैठे हैं, कुछ नहीं होगा तेरे। बोले नहीं भैया धारा 302 लगा दिया, धारा 302 लगा के मार दिया मेरी बहन को इन लोगों ने। और सर खाली धारा 302 ने नहीं मारा मेरी बहन को, मेरी बहन को सब लोगों ने मारा जो वहां पे प्रस्तुत मौजूद थे। रात भर ड्रामा किया है लोगों ने, रात 2:30-3 बजे से बैठ करके ड्रामा किया, रात में 2:30-3 बजे तक 12 घंटा तक मानसिक प्रताड़ित किया मेरी बहन को उन लोगों ने। इतना होने के बावजूद भी उसने छोड़ा नहीं, अपना कर्तव्य निष्ठा नहीं छोड़ी। एक ऑपरेशन करा फिर से उसी बीच में, वो पेशेंट को ट्रांसफर ले लिया, अब दूसरी जगह भेज दिया, लेकिन ऑपरेशन करके छोड़ा उसने। बोली भैया अब नहीं कर पाऊं, अब इसको भेज देते हैं, अब संभालना कहीं दिक्कत हो जाएगा तो मैं नहीं, सॉरी वो पेशेंट नहीं बोला कि अब हम ले जाते हैं, हम लोग को पता नहीं क्यों डर लग रहा है यहाँ पे, तो पेशेंट भी उठ के चला गया। जी मैडम ने तो अपना काम किया था, ऑपरेशन की थी, वो इतना नाटक होने के बावजूद रात भर प्रताड़ित किया। इस बलिया जोशी नामक व्यक्ति ने, पता नहीं साला ये कौन है और कहां से है, बर्बाद कर दी, हमारा घर बर्बाद कर दिया। मेरी बहन को खा गए ये पदाधिकारी और ये बलिया जोशी और उसके साथी, दोनों सभी मिलकर के सभी रात भर नाटक किए साले, सबके सब बैठ करके परेशान कर दिया मुझे और मेरी बहन को। सुबह मर गई, बोली भैया मेरे को क्या होगा, जेल जाना पड़ेगा। बोले कहीं नहीं जाना बेटा तेरे को। मर गई, छोड़ गई हम लोगों को रोने के लिए। पवन जी संभालिए, खुद को संभालिए सर, क्योंकि दुख हमें भी है, पूरे प्रदेश को दुख है सर। हम सीधे कभी उनसे नहीं जुड़े, लेकिन यकीन मानिए जब से हमारे पास भी यह खबर पहुंची है हम भी व्यथित हैं तभी से, और हम भी चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले। कम से कम एक ऐसी जांच हो जिसमें जो भी उनके लिए दोषी है, जिन्होंने उनको उकसाया, मजबूर किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम भी चाहते हैं सर ये। जी सर, मैं तो अभी कलेक्टर ऑफिस में बैठा हूँ, आप लोग बोल रहे पदाधिकारी ने काम किया। सर क्या काम किया? मैं तो अभी बैठा हूँ जिला कलेक्टर के ऑफिस में अपना FIR दर्ज कराने के लिए दौसा में। जी सर मेरा नहीं हो रहा है FIR दर्ज, मैं क्या करूं बताओ। IMA के सभी टीम मेंबर्स है मेरे साथ, फिर भी नहीं हो रहा है FIR दर्ज, क्या करूं बताओ। आप SP ऑफिस में बैठे हैं सर इस वक्त या कलेक्टर ऑफिस में?
सर कलेक्टर ऑफिस पे। आप इस वक्त कलेक्टर ऑफिस में बैठे हैं सर? जी जी कलेक्टर साहब से बातचीत हुई आपकी? जी, सुबह में बात हुई थी मेरी। क्या कहा बोले उन्होंने? मैं सोचता हूँ, विचारता हूँ। सर अभी तक तो नहीं हुआ, FIR दर्ज नहीं हुआ। सर हमको एक बात बताओ, हम FIR दर्ज कराने के लिए इतना समय लग गया, ये साला 2 कौड़ी का नेता लोग आ जाता है, FIR दर्ज कराने के लिए तुरंत क्यों हो जाता है? हम लोगों के ऊपर इतनी नाइंसाफी क्यों होती है? सर हम लोगों ने क्या गलत काम किया है? मेहनत करते हैं, दाल रोटी कमाते हैं, बाल बच्चों को पालते हैं। लेकिन पवन जी, बलिया जोशी को तो नामजद किया गया है इस मामले में। जी नहीं, कहाँ किया गया है? जहां तक मेरी जानकारी, इन लोगों ने कोई कार्रवाई तो नहीं की है। अगर किया होगा तो किया होगा, मैं तो FIR दर्ज करा रहा हूँ, अभी तक तो हुआ नहीं है FIR। बलिया जोशी को नामजद किया गया है सर इस मामले में। मैंने किया है, अगर और किसी ने कराया होगा तो मुझे नहीं मालूम। मैं तो अभी FIR दर्ज कराने के लिए बैठा हूँ सर कलेक्टर ऑफिस में। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए योगेंद्र जी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन योगेंद्र जोशी जी, कलेक्टर ऑफिस में क्या FIR दर्ज हो गया? उन्हें SP ऑफिस जाना चाहिए। देखिए विजेंद्र जी, इस डॉक्टर महिला ने अपनी जान दे दी हमारे देश के इस लचर कानून और व्यवस्था के लिए। हमारे देश के जो राजनेता हैं, जो हर चीज़ के अंदर राजनीति करते हैं, उनको इसने अपना आईना दिखाया है। इस लेडी डॉक्टर ने मरने से पहले और मरने के बाद लिख कर गई है। उसके बावजूद भी अगर ये इनके भाई ये कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। और अगर दर्ज हो गया है तो इन सरकार को या सरकार के किसी नुमाइंदे को सामने आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हमने ये मुकदमा दर्ज कर दिया, और जो अपराधी हैं जिन्होंने उस डॉक्टर को प्रताड़ित किया है उन्हें बाइंड द बिहार कर दिया है। ठीक है, लेकिन मेरे समझ में बिल्कुल ये आ रहा है कि जिस तरह से वो प्रताड़ित होकर कलेक्ट्रेट में रुके हुए हैं, क्योंकि जो जिले हैं उनका जिला अधिकारी कलेक्टर होता है, वहां कमिश्नर प्रणाली नहीं है। तो कलेक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि उनके यहां अगर पीड़ित बैठा हुआ है तो उसका तुरंत मुकदमा दर्ज हो। जी ठीक है, क्योंकि निमिषा गौड़ जी को मुझे जोड़ना है। निमिषा जी, मैं माफी मांगूंगा कि आपको अभी तक मैंने इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन RC चौधरी जी, कलेक्टर ऑफिस में भी अगर एक भाई पहुंच जाए अपनी बहन के इंसाफ के लिए जो इस दुनिया में नहीं रही, और उसको वहां रोते हुए बताना पड़े कि कोई सुनने वाला नहीं है, सर इस व्यवस्था को देखने के बाद क्या वाकई में कुछ कह पाए हम? विजेंद्र जी, जिस प्रकार से जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने जिस बात का जिक्र किया और जैसी मुझे जानकारी, जो मैंने अधिकारियों से जो बात की थी उसके अनुसार मुझे ये सूचना मिली थी कि 157 FIR नंबर है, वो जो मृतका के पति हैं, जो डॉक्टर के पति हैं, उनके द्वारा FIR दर्ज कराई गई। और उसी FIR दर्ज के अंदर जिस व्यक्ति का, जिस बलिया जोशी का जो आप जिक्र कर रहे हैं, उसे और तमाम जो दूसरे जो लोग इसके अंदर थे उन्हें नामजद के तौर पे उसको लिया गया और वो FIR दर्ज की गई है। भाई कलेक्टर ऑफिस में है। मैंने कहा कि मैंने आपके सामने FIR नंबर बात कर रहा है। मैंने विजेंद्र जी आपके सामने इतना संबल, सर इतना संबल तो उसको बंधाया जा सकता है कि आप चिंता मत कीजिए, हमने FIR दर्ज कर ली है, ये FIR नंबर है। मैंने बताया उनके सामने SP से बात करा दी जाए, उनको बता दिया जाए कि हाँ पूरी व्यवस्था आपके साथ खड़ी है। क्या इतना भी नहीं किया जा सकता? विजेंद्र जी, मैं आपके पास चैनल पे बैठा हूं, मैंने ये कहा कि 157 FIR नंबर है, वो दर्ज हुई है। कलेक्टर के पास बैठे हैं सर। अगर आप कलेक्टर के पास में बैठे तो अपने यहाँ से फोन लगाइए और बात कीजिए, या फिर आप कहें तो मैं तो कोई वैसा अधिकारी हूं नहीं जिस पे ये कहें, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता की और जवाबदेही की बात करते हैं तो मैं कह रहा हूं कि 157 FIR नंबर है। 155 दूसरी थी, 157 FIR नंबर है जो मुकदमा दर्ज किया गया है। ठीक है निमिषा गौड़ जी, क्योंकि मुझे दोनों चीज की पीड़ा है, उस प्रसूता के जाने की भी और डॉक्टर के जाने की भी, और उससे ज्यादा पीड़ा इस बात की है कि जो व्यवस्था इस वक्त दिखाई दे रही है उसमें दिखाई नहीं दे रहा कि उतनी मजबूती से सब कुछ होना चाहिए जिस मजबूती से उस वक्त 302 धारा लगाने के लिए काम करता हुआ सिस्टम दिखाई दे रहा था। देखिए विजेंद्र जी, जिस तरह से आपने उस क्षेत्र में जहां पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी खुद वहां के विधायक है और वहां पर आज जिसकी मृत्यु हुई है उसका भाई बैठ करके यहाँ लाइव बोल रहा है कि मेरी FIR तक दर्ज नहीं हो रही, तो ये निश्चित तौर पर सरकार का फेलियर है, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। विजेंद्र जी, आज इस मुद्दे पर राजनीतिकरण न करके मेरा बहुत पीड़ा है, कहीं तो राजनीति रुके। आज कांग्रेस सरकार जिस मुद्दे पर डॉक्टर्स हड़ताल पर उतर आए हैं, कई डॉक्टर्स ने अनिश्चितकाल हड़ताल घोषित कर दी है, उस मुद्दे पर भी कांग्रेस की सरकार कहीं पर भी आज उस परिवार को संबल देती, परिवार के पास मंत्रीगण पहुंचते, वहां पर संभालते उनको, उसकी जगह उसका भाई बैठ करके वहां रो रहा है।
रो रहा है विजेंद्र जी, उस चीज को रो रहा है। वो डॉक्टर जो गोल्ड मेडलिस्ट थी और 3 बच्चों की मां को वो बचा नहीं सकी, इससे ज्यादा दुखद क्या होगा। ये समाज का एक ऐसा अनछुआ पहलू है जिसमें हर महिला कानून के भय से, समाज की इज्जत के भय से अपनी जान गंवा देती है। और दर्द आपका भी जायजा निमिषा गौड़ जी, लेकिन मुझे बताइए ना, क्योंकि आप यहाँ प्रवक्ता के तौर पर हैं मैम, मुझे बताइए कि बीजेपी से विपक्ष के तौर पर परिवार के बीच में जाकर कौन खड़ा हुआ, और भाई कलेक्टर ऑफिस में बैठा हुआ है। आप कहें तो मैं दोबारा सवाल पूछूं, क्या उनके साथ आपके कुछ नेता हैं क्या वहां पे? भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने तुरंत दिखा करके प्रशासन को, शासन को ज्ञापन पहुंचाए कि इस पर कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी उस परिवार के साथ, उस बच्ची के साथ, उस बच्ची जो 3 बच्चों की मां है उसके साथ, उस डॉक्टर के साथ खड़ी है। आप ये बताइए विजेंद्र जी, सरकार की संवेदनहीनता देखिए आप। दौसा, चूरू से निकलेंगे तो दौसा तक पहुंचेंगे, नागौर से निकलेंगे तो झालावाड़ जाएंगे, हाड़ौती से खत्म होगा तो मेवात में जाएंगे। हर जगह आधी आबादी त्राही माम कर रही है, लेकिन सरकार की संवेदनहीनता ये है कि वो कहते हैं ये तो प्रदेश मर्दों का। लेकिन पवन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। पवन शर्मा जी, ये सवाल मुझे इसलिए आपसे करना पड़ रहा है क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि क्या बीजेपी के जो जिला अधिकारी वहां के हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, क्या वो आपके साथ कलेक्टर ऑफिस में मौजूद हैं? क्या उन्होंने आपसे बातचीत की, कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, बीजेपी आपके साथ खड़ी है? चलिए उनको जोड़ेंगे, वापस जोड़ेंगे उनको। लेकिन जिस तरीके से ये हुआ है उसके बाद एक डर जरूर है। विजय कपूर जी, सर, निजी अस्पताल एसोसिएशन इस परिवार के लिए क्या कुछ कर रही है? अर्चना जी को इंसाफ मिले इसके लिए क्या कुछ कर रही है? आगे से इस तरीके की कोई अर्चना शर्मा आत्महत्या करने को मजबूर ना हो, इसके लिए क्या कर रही? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं इस विषय पे कोई राजनीति ना तो मेरी समझ में आती है ना मैं करना चाहता हूँ। मेरा सिंपल सा इतना सा सबमिशन है कि हमारी एक फीमेल कलीग हमसे अलग हो गई और इससे बड़ी त्रासदी हमारे पूरे मेडिकल समुदाय के लिए नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है कि जो भी दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके उनको अरेस्ट करके सस्पेंड किया जाए। धारा 302 जो लगाई गई है उसकी क्यों लगाई गई उसकी जानकारी ली जाए, और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2008 में जो लागू हो चुका है उस जिसके तहत कि कोई भी व्यक्ति या तो किसी भी डॉक्टर या अस्पताल में किसी भी तरह की वायलेंस या किस तरह का भी अनपार्लियामेंट्री कोई हरकत करता है तो उसके खिलाफ दंड का प्रावधान है। उसको उकसाने वाले के लिए, प्रेरित करने वाले के लिए भी दंड के प्रावधान है। वो कानून आज तक क्यों नहीं लगाया गया, पुलिस क्यों नहीं लगाती? और अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए पुलिस अधिकारियों, परिजनों को और जो भी तथाकथित सो कॉल्ड नेता, पॉलिटिशियंस जो भी इस प्रकरण में इन्वॉल्व हैं, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मेडिकल समुदाय, हमारी सोसाइटी से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हमारे कलीग्स आज भी वहाँ पे उनके साथ हैं। आज भी बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स उनके साथ वहाँ पे हैं। कल हम लोग और वापस जा रहे हैं उनको साथ देने, उनको संभालने के लिए, उनके प्रति संवेदना जताने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनको हर सूरत में इंसाफ मिले। और अगर जैसा आज प्रदेश में हमने बंद किया है, अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से यहीं से घोषणा कर रहा हूं, चूंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कदम या कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए ये बंद कल भी जारी रहेगा। जी सर, और अगर तो करनी पड़ेगी, जी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अगर कल बंद होने के बाद भी कुछ नहीं होता है तो परसों से इमरजेंसी सर्विसेज भी सस्पेंडेड की जाएंगी। आरसी चौधरी जी, ये सब देखना पड़ेगा सर, ये उम्मीद तो नहीं की थी। मैं सोच रहा हूं कि जिस प्रकार से चाहे उनके मृतका के जो भाई हैं, चाहे डॉक्टर साहब हैं जो बात का जिक्र कर रहे हैं, अगर इन्हें इस बात का पता होगा कि किस प्रकार से चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य था, चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य था और जिस कमेटी का गठन किया और वो कमेटी त्वरित कार्रवाई करके तमाम जो तथ्य हैं जो इन्होंने जो शंका जाहिर की, जो FIR दर्ज हुई, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई करके सामने आएगी। डॉक्टर चाहे निजी अस्पताल का हो चाहे सरकारी अस्पताल का हो, डॉक्टर वो डॉक्टर होता है जिसके पास व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा के लिए जाता है। इसलिए हम तो ये गुजारिश करना चाहते हैं तमाम डॉक्टर से या सभी लोगों से जो जिस क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं, ना कोई ऐसा हो जिस प्रकार से कुछ मामलों में स्पष्ट जवाब ज्यादा अच्छा लगता है आरसी चौधरी जी, क्योंकि ऐसी कमेटियां बहुत बनती देखी हैं बीते 10 सालों में मैंने, और उनकी रिपोर्ट भी धूल खाती मैंने बहुत बार देखी है। मेरा सवाल यह है कि क्या कोई टाइमलाइन दिया गया है कि अगले 2 दिन के अंदर, अगले 3 दिन के अंदर जांच की जाएगी, जांच के परिणाम तक पहुंचा जाएगा और परिणाम के हिसाब से अंजाम तक पहुंचा जाएगा?
विजेंद्र जी, ये तो चीज बेहतर होता कि आप देखिए आप यहाँ पर दृढ़ संकल्प लेके जाइए, आप बोलिए यहाँ पर कि आप परिवार बोल के लीजिए। साथ हैं आपको आप। मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अभी जब बोल रही थी और उन्होंने जिक्र किया चूरू से लेकर दौसा का, जगह जगह का उन्होंने जिक्र किया, उसी चूरू के अंदर भी एक पुलिस के अधिकारी ने आत्महत्या की थी और तब भारतीय जनता पार्टी को देखिए, मैं कह रहा हूं जब इन्होंने देखिए अगर बात सिर्फ मुझे इस मुद्दे पर करनी है क्योंकि राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई एक डॉक्टर इसलिए आत्महत्या करने को मजबूर हो रही है क्योंकि उसके ऊपर हत्या का केस लगा दिया गया। इलाज के दौरान, ऑपरेशन के दौरान उससे पूरी कोशिश होने के बाद अगर प्रसूता को नहीं बचा पाए, हालांकि फर्स्ट इंडिया की संवेदना उस परिवार के साथ भी है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि डॉक्टर हत्यारा हो गया। सर विजेंद्र, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी जांच की जो एंगल आते हैं, किस प्रकार से एंगल आती है, कहाँ पे नेग्लिजेंसी हुई, किस प्रकार से उन्होंने एफआईआर दर्ज की, क्या हुआ, इसमें कौन इन्वॉल्वमेंट थे, कौन वो लोग थे जिसका ये जिक्र करें, जो बलिया जोशी है, तमाम जो लोग आधी रात तक हॉस्पिटल को घेरे हुए थे, दूसरे जो पेशेंट्स थे उनको शिफ्ट करना पड़ा। मैं ये सोचता हूं कि जो त्वरित और हम जो जल्दी की जो जिक्र करते हैं उसमें लगता है मुझे कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये जो जिक्र हुआ, हो सकता है कि मुझे लगता है कि अगर पुलिस ये 302 में मुकदमा दर्ज नहीं करती, लोगों से बात करती, अपने और उच्च अधिकारियों से बात करती, तो हो सकता है ये मामला आज ना हम डॉक्टर को खोते और ना हमें इस मुद्दे पर डिबेट करनी पड़ती। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि संवेदनशीलता के साथ में जिस प्रकार से जो चिकित्सा मंत्री ने दौरा किया है और जो मुख्यमंत्री जी ने अगर इस बात पर वक्तव्य दिया है तो इस पर त्वरित कार्रवाई होगी और तमाम तथ्यों के साथ में और फैक्ट्स के साथ में चीजें आएगी। आपको लग रहा है कि जांच होगी क्योंकि कटघरे में ही वो पूरा थाना है जिसने एफआईआर दर्ज कर दी है, जिसने धारा लगा दी। देखो विजेंद्र जी, मेरा मुख्य उद्देश्य अब ये है, ये बताना, ये डॉक्टर कपूर बैठे हैं, कि आपकी ये हड़ताल या इस तरह की हड़तालें मैंने देखी हैं और देखता आया हूँ, लेकिन आप अभी तक सफल नहीं हुए। मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो निर्णय हैं उनके बिंदु हैं कि डॉक्टर इलाज करते समय डॉक्टर के हाथ से कोई हादसा हो जाए तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसके संबंध में गाइडलाइंस दुनिया भर की आ गई। न तो कोई कानून बना, न किसी राज्य सरकार ने आज तक निर्देश जारी किए। मैं ये कहता हूं, आपके माध्यम से ये कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब, ये जब तक न हो जाए कि अगर इस प्रकार से कोई मृत्यु हो जाती है तो उसमें कमेटी गठित की जाए, उसमें आप राजनेता शामिल कर लीजिए, उसमें डॉक्टर शामिल कर लीजिए, उसमें पुलिस वाला शामिल कर लीजिए, जनप्रतिनिधि शामिल कर लीजिए, लेकिन अब जांच होने के बाद ही उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। अगर आपको हल्की धाराओं में करना है, लापरवाही में, तो आप 302A में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सजा भी कुछ नहीं है, 6 महीने और 2 साल की सजा है। लेकिन डॉक्टर गिरफ्तार कब हो, जब कमेटी अपना निर्णय कर दे। नहीं तो विजेंद्र जी, समय ऐसा आएगा, गाइडलाइन से काम नहीं चलेगा, इसको लेकर कानून होना चाहिए, कानून में परिवर्तन कराइए, इसके लिए कानून जारी करवाइए। और ये राजनेता मीठा मीठा लाडू खिलाकर राजस्थान में प्रदेश स्तर पर मुमकिन है सर? क्या मुमकिन है कि विधानसभा अपनी तरफ से राजस्थान के लिए अलग से कानून लेकर आए? राज्य सरकार, क्या मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, डीजीपी अपने स्टैंडिंग आदेश से जारी कर सकते हैं ये आदेश कि इस तरह का कोई मुकदमा तभी दर्ज हो जब उसमें इस प्रकार से कार्रवाई हो जाए। आरसी चौधरी जी, क्या अगले 24 घंटे में यह हो पाएगा सर? विजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं, तमाम सब चीज़ें जिन्होंने 2008 के जो एक्ट का भी जिक्र किया, जिस प्रकार से पुलिस प्रोटेक्शन है, तमाम सब चीजें। सीधी सी लाइन कह रहा हूं कि किसी भी डॉक्टर के खिलाफ 302 का मामला तो कम से कम तब तक दर्ज ना हो जब तक कि एक जांच कमेटी रिपोर्ट ना दे दे। ये निर्देश और ये आदेश तो जारी हो सकते हैं। ये निर्देश और आदेश जारी करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि 302 के अंदर बात सुन लीजिए सर, अगर कोई नेग्लिजेंसी जो करेंगे, आप ये नहीं कह सकते सर जरूरत नहीं है। 302 में मामला दर्ज हो चुका है, आत्महत्या किया है एक गोल्ड मेडलिस्ट ने। सर आप इस बात को नकार नहीं सकते, इस हकीकत से भाग नहीं सकते। देखिए विजेंद्र जी, एक तरफा बात करना, जब फैक्ट्स आएंगे कमेटी के साथ, जो डिवीजनल कमिश्नर की कमेटी के साथ में उसमें डॉक्टर्स भी होंगे, तमाम सब चीजें होंगी। अगर ये लगता है निर्देश गलत है, आप ये कह रहे हैं हाई कोर्ट के गलत हैं, आप कह रहे हैं मैं एक तरफा बात कर रहा हूं सर। विजेंद्र जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की, विजेंद्र जी जो हाई कोर्ट जो गाइडलाइन जारी करता है, हाई कोर्ट जिस केस पे निर्णय देता है वो उसकी एक जुरिडिक्शन है, उसका एक क्षेत्राधिकार है, वो कोई जरूरी नहीं किसी दूसरे राज्य पे लागू होता है या नहीं होता। लेकिन राजस्थान की बात का जिक्र करें, देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं साहब, और ये गाइडलाइंस है पक्की कि डॉक्टर उस जो बीमारी है उसका इलाज नहीं कर सकता हो जी, मतलब वो इलाज करने में सक्षम ना हो तो मुकदमा दर्ज होगा। दूसरा, जो बीमारी है उस बीमारी के अन्यथा वो इलाज कर रहा हो, मतलब जो बीमारी है उसका इलाज न करके दूसरा कर रहा हो। तीसरा यह है कि उसकी बदनीयत ही हो,
ये तब तीनों चीजें होने के बाद ही आप उसके ऊपर 304A का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। और जब गिरफ्तारी करेंगे तो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आएगी तो गिरफ्तार करेंगे। इतना सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश देने के बाद भी अगर राज्य सरकार देश के हर थाने में लागू होता होगा सर, ये तो देश के हर थाने में हर केस पर लागू होता होगा योगेंद्र जोशी जी। ये हर स्टेट में लागू होगा, हर थाने पर होगा। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि जो कंप्यूटर वाले जो अधिकारी जो पैदा हो रहे हैं, इनको प्रैक्टिकल जानकारी बिल्कुल नहीं है। ठीक है कि मुकदमे कैसे दर्ज होने चाहिए, मुकदमे दर्ज करने में क्या प्रोसीजर एडॉप्ट करना चाहिए, मुकदमे की गंभीरता क्या होनी चाहिए, ये नहीं करते हुए इस प्रकार से कार्य किया है। इसीलिए डॉक्टर जो डेथ हुई है, ये इस वजह से इसने आत्महत्या की है। पवन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन शर्मा जी, सर कांग्रेस के प्रवक्ता आरसी चौधरी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि एफआईआर नंबर 157 मामला दर्ज हो चुका है जी, और ये मामला दर्ज करवाया सर अर्चना शर्मा जी के पति ने। सर अगर इनको पता होगा तो कलेक्टर साहब को भी तो पता ही होगा जी। तो कलेक्टर साहब ये कह रहे हैं कि कोई मामला दर्ज अभी नहीं हुआ। हम तो सुबह से बैठे हैं इनके पास। पवन जी और अगर पवन जी जानकारी ये है कि अर्चना शर्मा जी के पति ने एफआईआर दर्ज करवाई है और एफआईआर संख्या है 157। ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं जी। तो सर मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर डॉक्टर साहब ने करवाया भी है तो क्या मैं दोबारा नहीं करा सकता अपनी बहन के खिलाफ, अपनी बहन पे कार्रवाई करवाने के लिए? सर बिल्कुल। और अगर हुआ है तो क्या कलेक्टर साहब को पता नहीं होगा? इन्होंने तो अभी तक कोई जवाब नहीं दिया कि ऐसा हुआ है। क्या कह रहे हैं कलेक्टर साहब? वो तो किसी मीटिंग में है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया गया, बोले कि मैं बताता हूं। अभी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है। सर आपके साथ कौन कौन वहां पर मौजूद है? सर मेरे पास आईएमए के जितने भी यहाँ पे एसोसिएटेड डॉक्टर्स हैं सभी हैं जी, स्टाफ है, बहुत सारे लोग हैं। सर बीजेपी नेताओं के फोन आए आपके पास ये जानने के लिए कि पूरी बीजेपी आपके साथ खड़ी है? नहीं। कोई मिलने आया आपसे? नहीं। जिला अध्यक्ष आया? नहीं, मेरे से तो नहीं आया। आपसे कोई नहीं मिला? नहीं। निमिषा गौड़ जी, ये जमीनी हकीकत है मैम। देखिए, परिवार के साथ में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश परिवार पूरी तरह साथ खड़ा है। कहाँ खड़ा है? वहाँ के दौसा के जिला अध्यक्ष ने अपना स्टेटमेंट जारी करके बताया वो भाई वहाँ पे हैं, वो अकेले हैं कलेक्टर ऑफिस में। देखिए अभी जो शासन प्रशासन की जो पोल खुल रही है ना आपके लाइव चैनल के माध्यम से, उस पर आप गौर करिए। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के साथ में विपक्ष के साथ रचनात्मक भूमिका निभाएगी। इमोशन सबके अंदर है मैम। आप ये मान के चलिए, इमोशन को बहा देना आपके इंसाफ नहीं दिलाता है। मैं आपको निश्चित तौर पे कहके जा रही हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि हम डॉक्टर अर्चना शर्मा जी के पूरे परिवार के साथ में न्याय दिलाने के लिए खड़े रहेंगे डट करके। कब तक? देखिए आप ये जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा जी, आप ये मान लिए विजेंद्र जी, ये एक ऐसी परिस्थिति हुई है जो राजस्थान में जो नए नए घटनाओं का इतिहास बन रहा है ना, जिक्र कर रहे हैं अलवर केस हुआ, नए नए घटनाओं के इतिहास बीजेपी ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, धरना प्रदर्शन दिया था। आज की तारीख में मुझे बता सकते हैं कि उस पीड़िता के साथ क्या हुआ है, उसकी रिपोर्ट में क्या आया, बीजेपी उस इंसाफ की राह को कहां तक लेकर गई, आप बता सकते हैं मुझे इस वक्त? देखिए विजेंद्र जी, अलवर की घटनाक्रम की जांच को लाने तक, जांच तक भी तो नहीं हो रही है ना। यहाँ पर बैठे ना, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि इंसाफ तक खड़े रहेंगे, मुझे बताइए क्या हुआ उस इंसाफ का? इंसाफ की प्रक्रिया है, इंसाफ मिलने तक भारतीय जनता पार्टी पूर्ण जोर से मुद्दे को उठाएगी जी। आप ये मान के चलिए, हर दिन 10 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, और फिर ये कहा जाता है कि इस पर सियासत और सियासी बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि ये संवेदनशीलता से जुड़ा मामला हुआ है। पवन शर्मा जी, परिवार मांग क्या करता है सर? क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से बलिया जोशी को नामजद किया गया, और मैं कह भी सकता हूं यकीन से कि अगले कुछ ही वक्त में, कुछ घंटों में या आज या कल में पुलिस कोशिश भी करेगी कि उसको गिरफ्तार कर ले। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं? सर पिछले 3 साल से बोल रही थी मेरे कि बलिया जोशी बहुत परेशान करता है भैया, बहुत परेशान करता है बलिया जोशी। पिछले 3-4 सालों से मैं इसका नाम सुन रहा था। हम लोग तो बाहर रहते थे, क्या बोल सकते थे उसको? बोले बेटा ठीक है ना, डॉक्टर साहब संभालेंगे। सर खुलकर बताइए, बलिया जोशी परेशान करता था, इसका मतलब क्या? बलिया जोशी परेशान क्यों करता था?
सकता। पवन जी, बलिया जोशी क्यों परेशान करता था, किस लिए परेशान करता था? सर कुछ ना कुछ उसको बस ऐसी कोई मैटर मिल जाए, कोई कोई किसी तरह का कोई जो ये कल की घटना हुई उस प्रकार की कोई भी घटना अगर हुई तो ये बिल्कुल वहां पे पहुंचा ही रहता था, तंग करने के लिए, पैसा खाने के लिए, डिमांड के लिए, कुछ ना कुछ हमेशा मेरे को बोलती, भैया ये हर चीज में बलिया जोशी का किया जा रहा है, यही खड़ा करवाता है लोगों को। अब कल वाली घटना की बात करें, मैं इसका प्रत्यक्ष हूँ, मैं वहां मौजूद था। मर गई बेचारी वो औरत, उसके साथ मेरी संवेदना खूब है। पति से पूछना, हाथ जोड़ के गया कि कोई बात नहीं, आपने बहुत कोशिश की, बच्चा बच गया मेरा, हम इसमें ठीक है, पहुंचवा दे घर तक। साहब एक फीस नहीं लिया मैडम ने उससे, पैसा नहीं लिया, सारा पैसा छोड़ दिया, घर तक छोड़वाए हम लोग। फिर कहां से 3-4 बजे उठ करके आ गए और रात में 2:30 बजे तक बैठे रहे, 3 बजे तक खा गए मैडम को। पवन जी, आप ये कह रहे हैं कि जिस परिवार में प्रसूता की जिंदगी गई वो परिवार खुश तो मैं क्या कहूं, लेकिन वो इलाज से संतुष्ट था, वो अर्चना शर्मा जी ने जिस तरीके से काम किया उससे संतुष्ट होकर गया। हाँ बिल्कुल संतुष्ट हो गया, मैं प्रत्यक्ष हूँ, मेरे सामने की बात है। और उस वक्त तक एफआईआर की कोई बात नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था? बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं थी। उसको घर छोड़वाया है हम लोग, डॉक्टर साहब ने और मैडम ने। उसके घर पहुंचा तो अर्थी उसकी तैयार थी लगभग, अर्थी पे लेटा के आया मेरा एम्बुलेंस का ड्राइवर, मेरे को आके बोला सर वहां पे अर्थी पहले से तैयार थी। हम बोले सब ठीक है? बोला हाँ सर सब ठीक है। हम बोले ठीक है भाई। तो हम बोले तब फिर उसको कब दाह संस्कार के लिए कब ले जाएगा? तो बोला सर ले जाएगा दाह संस्कार के लिए उन लोग अपने हिसाब से। हमने हाँ ठीक है सर। 2 घंटे बाद आ गया अस्पताल में करीब 100-200 लोग, उसके बाद भीड़ बढ़ती गई। फिर बलिया जोशी जी आ गए, महान व्यक्ति। अब ये किस पार्टी से हैं जरा पता कर ले सर, इनके ऊपर किसका हाथ है आप पता कर ले। बहन बताती तो थी नाम, लेकिन मेरे को भूल गया। कोई तो है जो उसको इतना शय दे रहा था कि ये तंग किए बता, खा गया मेरी बहन को ये। अब प्रशासन क्या कर लेगी? मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे एफआईआर दर्ज करना है, क्यों नहीं कर रहे हो आप? किया होगा डॉक्टर साहब ने, उनके पति ने। मुझे करना है, मुझे देना है, एफआईआर करना है, क्यों नहीं करोगे आप? बताएं मुझे क्यों नहीं करोगे? आरसी चौधरी जी, मुझे ये बताइए कि जब सबकी एफआईआर दर्ज होती है और ये कहते हुए एफआईआर दर्ज की गई 302 में कि ये ऊपर से आदेश है सरकार की तरफ से कि सबकी एफआईआर दर्ज होंगी, तो फिर पवन शर्मा की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? विजेंद्र जी, जो पवन जी की जो भावना है, पवन जी का जो दुख है, दर्द है, सब लोग हम उनके साथ में हैं। लेकिन कानून किसी भी भावना में, किसी भी अपनेपन में या किसी भी चीज से बह के काम नहीं करता। और ना ही ये कौन सी बात हो गई? अगर आप देखिए आप तय कर लीजिए, अगर जब डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात आए तो आप कहते हैं सबको अधिकार है एफआईआर दर्ज करने का। जब पवन शर्मा एफआईआर दर्ज करना चाहे अपनी बहन की आत्महत्या को लेकर तो आप कह रहे हैं कि इमोशन में एफआईआर का दर्ज नहीं होगी। विजेंद्र जी, आक्रोशित होने से या जोर से बोलने से तो कुछ हो नहीं पाएगा। कानून के हिसाब से काम होगा। ये पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, उनका कानूनन अधिकार नहीं कि वो एफआईआर दर्ज कराएं? अगर ये से तो एक्सपर्ट से पूछे ना, लेकिन एक्सपर्ट से पूछे, योगेंद्र जोशी जी, क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो एफआईआर दर्ज कराएं? परिवार के सब लोग अलग-अलग एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, होनी चाहिए। जो भी चीजें पूछिए उनसे। देखिए, यहाँ बात इतनी सी कि इनको ये जानकारी नहीं है कि वो मुकदमा दर्ज हो गया जी। कम्युनिकेशन देखिए, कलेक्टर और एसपी, कलेक्टर को फुर्सत नहीं है, एसपी का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये जहां बैठे हैं, जहां पुलिस अधिकारी आके इनको बता भी सकता है, एफआईआर की कॉपी दे सकता है जी। ऐसी क्या बात है? कलेक्टर कितना बिजी चल रहा है, इतना उबाल हो रहा है राज्य में, डॉक्टर्स हड़ताल पे चले जा रहे हैं और कलेक्टर को फुर्सत नहीं है। और इतनी असंवेदनशीलता पैदा हो रही है कि वो इनको ये नहीं बता सकते कि एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई है। जी, मैं ये कह रहा हूं, एक प्रकरण, एक घटना की दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। योगेंद्र जोशी जी, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं अभी कि एफआईआर दर्ज हुई। ये आरसी चौधरी जी कंफर्म करें, क्योंकि मेरा तो सवाल यहां पर यह भी बनेगा सर कि अगर कलेक्टर और एसपी के बीच में मिसकम्युनिकेशन है तो यहां तो आप सोचिए ना, पवन शर्मा और अर्चना शर्मा जी के पति के बीच में भी मिसकम्युनिकेशन है। जानकारी तो वहां भी होनी चाहिए सर कि उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई या नहीं कराई। अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं कि उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है
तो उसमें भी दोनों चीजें हैं सर। हो सकता है एफआईआर दर्ज हुई ना हो और इसलिए उनके पास जानकारी ना हो। जितना मिसकम्युनिकेशन आप कलेक्टर और एसपी में कह रहे हैं, उतना मिसकम्युनिकेशन तो पवन शर्मा जी और अर्चना जी के पति में भी है। देखिए, परिवार में भी कोई न कोई मतभेद हो सकते हैं किसी बात को लेके, हो सकता है जी। तो अगर उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी, हो सकता है इनको उसकी जानकारी ना हो, लेकिन इनको जानकारी देने का काम प्रशासन का है ना। ये बात ठीक है। और ये कह दे कि साहब आपका मुकदमा वो दर्ज हो गया, घटना एक ही है, व्यक्ति एक ही है, मुलजिम एक ही है। अगर मुलजिम अलग अलग होंगे तो एफआईआर भी अलग दर्ज हो सकती है जी, चाहे घटना एक ही हो। लेकिन पवन शर्मा जी, क्या आपकी बात हुई? नहीं, मेरी डॉक्टर साहब से इस विषय पे कोई बात नहीं हो पाई। आपकी मुझे बात तो नहीं करना हुई है। था एफआईआर दर्ज। कल तो मैं दुखी था, कल नहीं कुछ कर पाया, लेकिन आज तो मुझे एफआईआर दर्ज अपने हाथों से करवाना है। जी, विजय कपूर जी, सर आपके एसोसिएशन को कोई अंदाजा है अभी तक कि एफआईआर दर्ज हुई है नहीं हुई है? एफआईआर दर्ज हुई है, मेरे पास दोनों एफआईआर्स की कॉपी है। जो 302 में उस तरफ से अर्चना दर्ज जी हुई पर थी वो कॉपी भी मेरे पास है, और जो डॉक्टर सुनीत उपाध्याय जो डॉक्टर अर्चना शर्मा के हस्बैंड हैं उनकी तरफ से जो दर्ज हुई है उस एफआईआर की कॉपी भी मेरे पास है। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है, ये जानकारी मेरे पास है और उसकी कॉपी भी है मेरे पास। और जो एफआईआर सुमित जी की तरफ से हुई है उसमें कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं सर, जानकारी है कुछ? धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा नहीं, तीन चार धाराएं लगी हैं, लेकिन आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। लेकिन योगेंद्र जोशी जी, ये तो मैं मानकर चलूं सर कि एक जिसमें गैर इरादतन हो सकता था ज्यादा से ज्यादा, उसमें तो सीधा हत्या का लगा दिया गया, और जिसमें हत्या का सीधा लगना चाहिए मैं मानकर चलूं उसमें हत्या का तो नहीं लगाया गया होगा सर। नहीं, इसमें तो हत्या मतलब उसको आत्महत्या करने के लिए जो प्रेरित किया जाता धाराएं है होंगी, उन प्रेरित करने की धाराओं में, और एक एक्ट जो इनका बना हुआ है जो अभी नया बना 2008 में कि साहब जो मरने वाले हैं उनके परिवार वाले जो उदम मचाते हैं वो तो उसको ज्यादा सजा नहीं होती। जानकारी के लिए बता दूं कि इस एफआईआर में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2008 के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, और ये आज तक नहीं हुआ। यही तो समस्या और ये है। होना चाहिए, यही तो समस्या है, क्योंकि पुलिस अधिकारी जो इसको या तो जानबूझ के नहीं करते या उससे अनजान है, उनको नॉलेज ही नहीं है, जो भी है की जानकारी नहीं है। ये एक्ट इतना स्ट्रांग है कि इसके तहत मुकदमा दर्ज होने से तुरंत कार्रवाई होती है। निमिषा गौर जी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं मैम कि जो संवेदनाएं यहां दिखाई जा रही हैं वो संवेदनाएं परिवार के साथ हो और उनको सलाखों में पहुंचाने के लिए आक्रोश के रूप में हो। जिन्होंने एक डॉक्टर की हत्या करवा दी, मैं हत्या ही कह रहा हूं सर, वो आत्महत्या नहीं की, उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया गया है, यह सीधी हत्या है। विजेंद्र जी, ये सीधी हत्या कानून और व्यवस्था की भी है। जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में स्पष्ट किया हुआ है कि कभी भी किसी डॉक्टर पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, तो ये नया कानून राज्य में ये सब तो हो गया मैम, मुझे ये बताइए बीजेपी क्या करेगी? आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे आक्रोश के साथ में, आप कल ही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, नियमित इन मुद्दों को उठा रही है। कानून व्यवस्था लचर है, अपराधियों की शरण स्थली है, भू माफिया, ये खनन मुद्दा नहीं माफिया, मैम, ये जिंदगी का सवाल है। परीक्षा माफिया, आरसी चौधरी जी, ऐसे माफिया सर पनप गए अंतिम जो राजस्थान कमेंट में मैं कभी आपसे नहीं चाहूंगा, और ये बनते। कमेंट नहीं, मैं भरोसा चाहूंगा कि जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। विजेंद्र, निश्चित रूप से ना ही तो बख्शा जाएगा, ना ही संवेदनशीलता में कहीं कोई कमी है। जो डॉक्टर साहब ने जिस बात का जिक्र किया, डॉक्टर साहब ने कहा कि दोनों एफआईआर उनके पास में है। मैं यहाँ पे चैनल पे एक सिर्फ पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे नहीं, बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ में बैठा हूँ, और इसीलिए मैंने एफआईआर के नंबर तक का जिक्र किया है। ठीक है। और जो चाहे डॉक्टर अर्चना शर्मा हो, कोई भी इस राजस्थान का एक भी व्यक्ति अगर हम खोते हैं, हमारी उसके साथ बहुत गहरी संवेदना है। जिसने भी जो लापरवाही की, जिसकी भी जो नेग्लिजेंसी है, उसे कानून अपना काम करेगा और उसे सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पवन जी, योगेंद्र जी, निमिषा जी और विजय कपूर जी, आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सभी से माफी मांगना चाहूंगा कि जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल पवन जी ने किया, हालांकि वो संवेदनशील थे, नॉर्मली हम सामाजिक जीवन में उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए उनके शब्दों के लिए मैं माफी मांगता हूं। और बस इतना कहना चाहूंगा कि जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, और अब ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि ये दोबारा ना हो। नमस्कार। इतनी दुखद है कि कुछ कह नहीं सकते। एक थोड़ी सी लापरवाही के कारण एक महिला को सुसाइड करना पड़ा। पुलिस को 302 में मामला दर्ज नहीं करना चाहिए था, जांच में रख लेना चाहिए था।